नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीतिक तौर पर जो बिसात और जिस सलीके से बिसात मोदी बिछा रहे हैं, शायद तमाम राजनीतिक दलों के लिए उल्टी गिनती इस दौर में शुरू हो चुकी है। जो सत्ता में है राज्यों में, उनके लिए भी मुश्किल है, खासतौर से छत्रपों की। दस्तक में बात आज इन सभी की जरूर होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दरअसल 5 बरस का रट लगाते लगाते आज जम्मू कश्मीर में भी 5 बरस ही मांग कर आ गए, जबकि 6 बरस की सत्ता हो। जरा सुनिए पहले कहा क्या उन्होंने। का माल वापस जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें मौका दे दो। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, हमें मौका दे दो। 30 साल में आपकी भलाई के लिए जो नहीं हुआ है, मैं 5 साल में करके न दिखाऊं तो मेरा जवाब मांगना मेरे भाई। आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूं, देश आजाद हुआ तब से अब तक जो काम नहीं हुए, मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा मेरे भाइयों। तो कश्मीर में 6 साल की सत्ता होती है। बहरहाल अगले भाषण में हमें 6 साल सुनने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन आइए, दरअसल इन सब के बीच एक चमत्कार की तरह बीजेपी, या कहें मोदी की अगुवाई में बीजेपी जिस रास्ते चल पड़ी है, वो हो सकता है आने वाले वक्त में कांग्रेस का बोरिया बिस्तर गोल कर दे। कैसे, आइए जरा इस चमत्कार को देखने की स्थिति में आते हैं। इस देश के भीतर मिशन चमत्कार किस रूप में असर डाल सकता है या डालने की दिशा में बढ़ रहा है। 3 राज्य, महाराष्ट्र, बंगाल और कश्मीर। मतलब क्या है इसका, जरा रिपोर्ट देखिए। बीजेपी जिस मिशन पर निकली है, उसमें महाराष्ट्र में सरकार बचाना है तो शिवसेना के सामने नतमस्तक है। जम्मू कश्मीर में मिशन 44 को पाना है तो धारा 370 का राग धोथरा पड़ चुका है। और जम्मू से श्रीनगर नहीं, बल्कि श्रीनगर से जम्मू का रास्ता खोजा और देखा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना है तो ममता बनर्जी के खिलाफ तेवर कड़े हो चले हैं। बीजेपी नेता अमित शाह की रविवार को होने वाली रैली को लेकर बिसात कहीं ज्यादा बड़ी की जा रही है। ध्यान दें तो ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी काबिज हो गई तो फिर बीजेपी को अभी तक जिस सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा, वो न सिर्फ खत्म हो जाएगा, बल्कि कांग्रेस के सामने कहीं ज्यादा बड़ा संकट खड़ा होगा कि आने वाले वक्त में वह किस धारा की राजनीति करे। वजह भी यही है कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ना गिरे, इसके लिए बीजेपी शिवसेना से समझौता करने को हर हाल में तैयार है। कश्मीर को संघ परिवार के नजरिए से नहीं, बल्कि विकास के नजरिए से देखा जा रहा है। और बंगाल में ममता का विकल्प देने के लिए बीजेपी पंख पसार रही है और सीधी टक्कर देने के लिए अब भद्रलोक को भी ये भरोसा दिला रही है कि सांप्रदायिकता के चश्मे से बीजेपी को ना देखा जाए। चाहे लद्दाख हो, चाहे करगिल हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू धमपुर हो, लाखों लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में जिस तरह मोदी की रैली सफल हो रही है, उसमें यह सवाल काफी पीछे छूट रहा है कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी नजर से देखा जाए या ना देखा जाए, यानी मोदी की लोकप्रियता के आश्रय ही कश्मीर को देखा समझा जाए। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी ममता का जमीनी आधार जिस तरह खिसक रहा है, उसका नजारा आज ममता के बुद्धिजीवियों के विरोध प्रदर्शन के वक्त ही खुलकर नजर आ गया। दरअसल विरोध करने वालों में वो चेहरे कहीं नहीं हैं जो सिंगूर से नंदीग्राम के दौर में अक्सर नजर आते थे। सवाल सिर्फ महाश्वेता देवी का नहीं, बल्कि वाकई बुद्धिजीवियों की उस टीम का है जो ममता के पक्ष में एक वक्त वामपंथियों का विरोध करते हुए खड़ी हुई थी। लेकिन आज के प्रदर्शन में ममता के पक्ष में उतरा ये समूह ज्यादातर फिल्मी ही रहा। इसमें टॉलीवुड के लोग ज्यादा हैं, यानी जिस बौद्धिक भद्रलोक ने वामपंथियों के सत्ता पलटकर ममता के हाथ में सत्ता दे दी, वही बौद्धिक भद्रलोक शारदा चिटफंड में फंसी ममता का साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में ममता के सामने एक ही आसरा है कि वो वोट बैंक को सांप्रदायिकता के चश्मे में बांट दे। लेकिन बंगाल की राजनीति का नायाब सच यह भी है कि कांग्रेस और वामपंथियों की जड़ें
बंगाल में बची नहीं है और ममता सरकार के शारदा घोटाले में फंसने के बाद विकल्प के तौर पर केंद्र सरकार यानी बीजेपी की धमक ही बंगाल में कहीं ज्यादा हो चली है। ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर और बंगाल में बीजेपी की जीत का मतलब आने वाले वक्त में कांग्रेस का पूर्ण खात्मा तो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल और कश्मीर की जीत सिर्फ सत्ता पाने की जीत नहीं होगी, बल्कि बीजेपी को लेकर नई परिभाषा गढ़ने के दौर में भी ये पूरा देश खड़ा होगा। लेकिन इसके लिए भी इंतजार करना ही होगा। हर बिसात दिल्ली से बिछ रही है, हर बिसात पर सीधी पैनी नजर प्रधानमंत्री की मोदी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहली बार वह विचारधारा जिसको लेकर बीजेपी को कहीं परिभाषित किया जाता था, उसे बदलने की स्थिति में भी क्या चुनाव की जीत ला सकती है, यह इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी करवट होगी। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच पश्चिम बंगाल को लेकर दिल्ली में तेवर कितने कड़े हैं और ममता इस तेवर का जवाब शहीद होने की दिशा में ले जाना चाहती है क्या? आवाज कुछ ऐसी ही है। ममता बनर्जी नारे तो बहुत लगाती हैं कि वो गरीबों की नेता हैं, वो लोकतंत्र में भरोसा करती हैं, लेकिन जो उनकी करनी 3 साल का जो उनका कार्यकाल है, उनके कार्यकाल में जो गरीब है वो गरीब और हुआ है। शारदा चिटफंड के जो गुनाहगार हैं, ममता जी की सरकार उनका बचाव कर रही है कि वहां एक तानाशाह सरकार काम कर रही है, एक जो जनता का भरोसा खो चुकी है ऐसी सरकार काम कर रही है। আমি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করি না, যতদিন বাঁচবো লড়বো, যতদিন বাঁচবো গড়বো, যতদিন বাঁচবো তৈরি করবো, যতদিন বাঁচবো মোকাবিলা করবো, যতদিন বাঁচবো তৃণমূল কংগ্রেসই আগামী দিন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে থাকবে। বাংলায় তো শুরু, মনে রাখবেন দিল্লি জয় আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেস করবেই করবে। চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড, আমরা চ্যালেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করলাম। जो भी है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा और दिल्ली तक संघर्ष करेंगे। ध्यान दीजिए तो भारत की राजनीति में यह दौर बिल्कुल नया है। प्रधानमंत्री मोदी जिस ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की वह पुरानी पारंपरिक छवि जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दाग के साथ जुड़ती चली जाती थी और माना जा रहा था कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, उसे मोदी ने झटके बदल दिया। ममता बनर्जी की पहचान भी एक ईमानदार नेता के तौर पर और संघर्ष करती हुई नेत्री के तौर पर रही है। सवाल यही आने वाले वक्त में इस तरह के नेता जब टकराएंगे तो क्या स्थिति बनती है। बहरहाल लेकिन इन सबसे इतर महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, लेकिन अब उसे जरूरत शिवसेना की आन पड़ी है। शिवसेना ने कहा 9 पोर्टफोलियो महाराष्ट्र में, 2 पोर्टफोलियो, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का दिल्ली में। समझौता अटका हुआ है, लेकिन बीजेपी नतमस्तक होने को क्या तैयार है? अब आवाज सुनिए। पुराने साथी रहे, अभी भी हम लोग शिवसेना हमारी एनडीए की एक प्रमुख सहयोगी है। केंद्र में हम लोगों की एक उनकी भी सहभागी है सरकार में। हम एक खुले मन पे उनसे सारा विषय को चर्चा करके यहाँ लोग सरकार में शामिल हो, वो आए, उसकी सारा विषय हम बातचीत करेंगे उनके साथ। जानकारी आ रही है कि बातचीत अब भी चल रही है, कई खेप में यह बातचीत चल रही है और इन सब के बीच मजबूरी इस वक्त बीजेपी की है तो वो नतमस्तक है शिवसेना के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज का फ्रेम देखिए बदल चुका है। बहरहाल इन सब के बीच कश्मीर पहुंचे या कहें जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। वो क्या देख रहे हैं और किन स्थितियों को देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मतलब उनके लिए क्या है, सिर्फ सत्ता या कुछ और? नेहरू की थ्योरी पर नहीं बल्कि सरदार पटेल की थ्योरी पर कश्मीर को चलना होगा और सत्ता में बीजेपी आई तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पटेल के कश्मीर को लेकर हर थ्योरी साफ है। दरअसल यह संयोग हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री से मिले जो कश्मीर राग में ही समूची राजनीति और सियासत को घुसाना चाहते हैं, या फिर ये कहें कश्मीर को विवादास्पद मानकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को महत्वपूर्ण मानते हैं और भारत की इस आपत्ति को भी दरकिनार कर देते हैं कि 2 देशों की बातचीत में हुर्रियत आ कैसे गई। दरअसल मोदी इस सच को समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पाकिस्तान को आईना दिखा सकते हैं
और कश्मीर में जो 2 नेशन थ्योरी को मान्यता देते हैं उन्हें भी आईना दिखाया जा सकता है और दुनिया भर में इस बात का लोहा मनाया जा सकता है कि बीजेपी का मतलब होता क्या है। लेकिन इसके लिए जम्मू कश्मीर में मिशन 44 पूरा करना होगा और यह मिशन तभी पूरा हो सकता है जब जम्मू कश्मीर चुनाव के नाम पर बंटे नहीं, यानी मुद्दा हिंदू मुस्लिम के दायरे से बड़ा होना चाहिए जो लोगों को कश्मीरियत के नाम पर बीजेपी के साथ जोड़े। वजह भी यही है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में धारा 370 का जिक्र बिल्कुल नहीं है, कश्मीरी पंडितों का पुराना राग बिल्कुल नहीं है और विकास का नाम लेकर ही मोदी कश्मीर की उस भूख को जगाना चाहते हैं जो बीते 20 बरस में किसी ने जगाई नहीं। दिल्ली से जितने रुपए आए हैं वो रुपए अगर यहां के नागरिकों के बैंक में सीधे जमा करवाए होते तो आज जम्मू कश्मीर के नागरिक हिंदुस्तान के सबसे धनी नागरिक बन गए होते। इतने रुपये आए, लेकिन कुछ ही परिवारों के पास ये सब जमा हो गया। यानी पहली बार आतंकवाद या युवा कश्मीरियों के हाथ में पत्थर का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि निशाने पर अब्दुल्ला परिवार से लेकर पीडीपी और कांग्रेस को लेकर मोदी घाटी में अब एक ऐसी नई लकीर खींचना चाहते हैं जिसमें देश की मुख्यधारा से लगातार अलग थलग दिखते कश्मीर के खलनायकों के खिलाफ वोट पड़े। यानी नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के दौर में जो भूमिका दिल्ली से कश्मीर को लेकर रही उसे पहली बार बदलने का सपना मोदी दिल्ली से यही कहकर दिखा रहे हैं कि उनकी भागीदारी तो कश्मीर को लेकर कभी रही ही नहीं। इसीलिए अब दिल्ली की सत्ता बदली है तो फिर कश्मीर की सत्ता क्यों नहीं बदलनी चाहिए। आपने दिल्ली में एक ऐसा चौकीदार बिठाया है, ऐसा चौकीदार बिठाया है कि आपके रुपयों की रक्षा करना मैं अपना दायित्व समझता हूं भाइयों बहनों। वैसे चुनावी रैली के रंग ने दिल्ली के भीतर भी जोश भरा है क्योंकि पहली बार वोटिंग जमकर हो रही है और हर चुनावी रैली में कश्मीरी बेखौफ होकर शामिल हो रहा है। जाहिर है मोदी बदलते कश्मीर को देख रहे हैं, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि कश्मीर की कुल 87 सीटों में से 59 सीट मुस्लिम बहुल है और बीजेपी अगर मिशन 44 पर सफल हो जाती है तो फिर नेहरू नहीं सरदार पटेल के कश्मीर को दुनिया देखेगी और पाकिस्तान भी कश्मीरी राग भूल जाएगा। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। सब कुछ अनुकूल लेकिन नहीं है। दरअसल इस दौर में विकास दर नीचे गिर गई। आइए हम दिखला देते हैं कि इस तिमाही का जो विकास दर आज ही आया है वो क्या है। जुलाई से सितंबर तक 5.3 ये विकास दर आज ही रिपोर्ट आई। इससे पहले के 3 महीने में जाइए तो उस वक्त 5.7 विकास दर थी और अगर जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय 5.2 इसी तिमाही में थी। लेकिन पिछले 3 महीने की तुलना में इस बार जो रिपोर्ट आई वो विकास दर नीचे गिरी है। बहुत चीज़ें सहेजनी है, संभालनी है और इन सब के बीच ही वो चमत्कार भी होना है। लेकिन इस चमत्कार के बीच में जो बात अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कल दिल्ली की सड़क पर थे तो जिक्र कर रहे थे बुलडोजर मेरे ऊपर से गुजर जाए तब झुग्गी झोपड़ी गिराई जाए। आज वो चाईबासा में थे जो झारखंड में आता है जहां चुनाव हो रहे हैं और इधर कश्मीर में मोदी थे। दोनों की बात सुनिए। कि आपके रुपयों की रक्षा करना मैं अपना दायित्व समझता हूं भाइयों बहनों। आप दम दिखाइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार। हर महीने में आपके बीच आया, हर किसी को आपकी सेवा में मैंने लगा दिया था। मैंने श्रीनगर में आकर के मेरी दिवाली मनाई। मैंने जरा सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं। बांट करके खाने की जो रणनीति है उसमें आज मोदी रुकावट बन गया है। हम कहते हैं कि हम मिलकर, सब मिलकर लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और वो कहते हैं कि मैं अकेला नरेंद्र मोदी जी कारखाने भी लाऊंगा, सड़कें भी बनाऊंगा, हवाई जहाज भी बनाऊंगा, गाड़ियां भी बनाऊंगा। मैं और हम की सियासत के बीच में देश का सच तो यही है कि राजनीति ने इस देश के भीतर जिस तरीके से समूचे समाज को खोखला बनाया है
उससे परेशानी और लोगों के भीतर गुस्सा भी जागा है। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच कल जब खबर आई थी कि नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया, तब उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी सेना की। और आज जब जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे, उस समय लगभग ऑपरेशन खत्म हो चला था। आतंकवादी जरा बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि इतने बम बंदूकें चलाई, इतनी गोलियां चलाई, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भीतर से तो लोकतंत्र की ताकत जिंदा है और इसलिए जरा बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता है जिसकी लोकतंत्र में आस्था है, वे झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। हौसला बुलंद रख करके लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने वाली है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये रास्ता सियासत का है और सियासत के जरिए ही इस देश को परिभाषा में गढ़ा जाएगा क्या। और इन सब के बीच जो भ्रष्टाचार, काला धन जिसका जिक्र लगातार होता है, उसके बुलबुले फूटते रहते हैं। दिल्ली से सटा है नोएडा का इलाका। नोएडा में चीफ इंजीनियर, कल्पना कीजिए छापा पड़ेगा तो क्या क्या मिलेगा। जिस गाड़ी को चला रहे थे उसमें 10 करोड़ कैश, घर में गए तो 100 करोड़ की ज्वेलरी। देखिए और समझिए किस तरीके से 1000 करोड़ के ये चीफ इंजीनियर निकले कुल मिला के। और छापा पड़ा तो जो चीज़ सामने आई उसने दरअसल हर किसी को हिला दिया। ये है भ्रष्टाचार का इस देश के भीतर काला। ऑडी गाड़ी और इन सब के बीच जितनी बड़ी तादाद में संपत्ति जब्त की गई। इसे रसूख का दम कहें या फिर भ्रष्टाचार केंद्र। यादव सिंह ने जिस भी सरकारी जमीन पर हाथ रखा, या तो उसे खरीद लिया या फिर उसे कब्जे में ले लिया। यहां तक कि घर के सामने बने पार्क पर भी यादव सिंह का ही कब्जा है। हैरानी की बात यह है कि ये सारी बातें अथॉरिटी के तमाम आला अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि यादव सिंह पर हाथ डाल पाता। कैमरामैन संजय खान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। बहुतेरे बुलबुले हैं इस देश के भीतर। सवाल यही है नकेल कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कौन कौन किस किस रूप में डालेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी गठजोड़ हर राज्य का एक अपने तरीके से आगे बढ़ता है। देश की सियासत गजब की है। चुनाव आते हैं तो युवाओं से कहा जाता है आप वोट दीजिए, लेकिन युवा जब खुद कहता है कि छात्र संघ का चुनाव होने दीजिए तो डंडे बरसाए जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर, नज़ारा देखिए। ये है स्थिति। छात्र कहते हैं चुनाव कराइए, सरकार कहती है जी नहीं। लिंगडो कमेटी की रिमोट जबकि कहती है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। बहरहाल 1000 करोड़ का चीफ इंजीनियर